मास इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मास बोलो 8 2 10, एक्सेलरेशन बोलो 5 बराबर 50 न्यूटन। आंसर 50 न्यूटन। जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 ले लिया होगा। अब भाई देख, जेई मेन 2022 का सवाल है ये। अब क्या नीट का सवाल आएगा तो इतने कंसेप्ट से काम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बताओ। नीचे वाले पे फोर्स लगाया तो म्यू जी एक्सेलरेशन के साथ चलेंगे, ऊपर वाले पे फोर्स लगाया तो म्यू जी ऊपर वाले का मास बटा नीचे वाले का मास। खत्म खत्म खत्म। धुआं धुआं हो गया भाई साहब, धुआं धुआं हो गया भाई साहब, एकदम धुआं धुआं हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिक्वायरमेंट टू मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द सर्कुलर पाथ एंड दिस रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड बाय द किसी रियल फोर्स। देखो एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उसको सर्कुलर पाथ पे चलाने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा तो उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा v² और उसका मास m है। तो भाई इतना मास को इतना एक्सीलरेशन देने के लिए कोई फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? m इंटू एसी देने के लिए कोई फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। तो mv²/r एक रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला कोई ना कोई रियल फोर्स होता है। कौन होता है? उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला कोई ना कोई रियल फोर्स होता है। मैंने यहां पे एक टेबल भी बनाया भाई साहब, टेबल भी बनाया। क्या? देखो, अगर प्लैनेट मूव कर रहा है सन के राउंड तो वहां पे कौन देता है सेंट्रीपिटल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल का रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रॉन अगर एटम में चल रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल का रोल प्ले करता है। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में कौन? नॉर्मल का कंपोनेंट। कार ऑन सर्कुलर पाथ पे कौन? फ्रिक्शनल फोर्स। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में कौन? टेंशन फोर्स। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कौन? तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है वो टेंशन और एमजी का कंपोनेंट लग रहा होता है। ठीक है सर। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो फोर्स होता है जब आप रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पर बैठ के इसका एफबीडी लगाएंगे। ऐसा नहीं बाहर से देखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल नहीं लगा सकते आप। सेंट्रीफ्यूगल तब लगाएंगे जब इसी पे बैठ जाएंगे। इस पे बैठ जाएंगे तो आप यही बोलेंगे ना कि जितना टेंशन अंदर लग रहा है ये टेंशन फोर्स बराबर यहां पे स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स मास इंटू फ्रेम का एक्सीलरेशन एसी, ये हो जाएगा mv²/r जो सेंटर के बाहर की तरफ लगता है mv²/r। क्लियर है क्या ये बात? अब यहां पे नीट 2017 में एक सवाल पूछा, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L कनेक्टेड टू द पार्टिकल ऑफ मास m एंड द other end is connected to the small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, then net force on the particle will be. अब देखो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा, नेट फोर्स कितना लग रहा। तो भाई अगर तुम इसको सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ देख रहे हो तो तुम इस पर बैठे हो कि बाहर बैठे हो ये बताओ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे अगर चलता हुआ दिख रहा है तो पक्की बात है आप उसी पर बैठे हैं। अच्छा क्या बात कर रहे हो? हाँ सॉरी अब बाहर से बैठे क्योंकि इस पे बैठ जाएंगे तो रेस्ट में दिखाई देगा। देखो, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L कनेक्टेड टू द पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल मास m, एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड टू द स्मॉल पेग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। मतलब इसको फिक्स कर दिया। इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी। तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलाने के लिए इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? टेंशन। तो mv²/r, अरे भाई mv²/r रिक्वायरमेंट है सेंट्रीपिटल फोर्स का जो टेंशन दे रहा है, तो नेट फोर्स तो टी ही लगेगा। नेट फोर्स तो टी ही लगेगा। तो हमें जीरो लग रहा। जीरो तब होगा जब तुम इस पे बैठ जाओगे तो इस सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ नहीं दिखाई देगा, आपको रेस्ट में दिखाई देगा। तो ये गलत है सर। टी प्लस mv²/r नहीं होगा क्या? नहीं यार, टी प्लस mv²/r कहां से आ जाएगा सर? टी माइनस mv² वो भी नहीं होगा। नीट 2019 का सवाल है क्या? ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज कॉन्टैक्ट अगेंस्ट द इनर बॉल ऑफ हॉलो सिलेंडर। ये डेथ वेल का प्रॉब्लम है, ये ऐसा है और ये किसी ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। अगर यहां पे ब्लॉक को आप रख दोगे और सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा m⍵²r। हाँ या ना? हाँ सर। और नॉर्मल इस पे इस तरफ लग रहा होगा। तो अब ध्यान से देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर mg नीचे लगेगा, क्या फ्रिक्शन उसको नीचे गिरने से रोकेगा? हाँ सर। तो mg बराबर फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। कितना? μn। और n की वैल्यू क्या होगा सर? n आगे m⍵² पीछे। तो mg की वैल्यू कम और बराबर होनी चाहिए म्यू इंटू n। n होगा m⍵²r। m से m कटेगा, ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन g बटा म्यू आर। ओमेगा निकालोगे तो g बटा म्यू आर का रूट आ जाएगा। ओमेगा होगा इज इक्वल टू कर दो g बटा म्यू इंटू आर।
यहां से जी की वैल्यू 10 और निकाल लो, निकाल लो। कौन सा आंसर आ रहा भाई? करो 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 करो। जी की वैल्यू 10, म्यू की वैल्यू बोलो 0.1, 0.1 रेडियस बोलो, रेडियस बोलो। 1 मीटर, 1। तो भाई 1/10, 1/10 ऊपर चलेगा √100, √100, √100 मतलब 10 मीटर, 10 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा की वैल्यू आ गई। तो यहां पे कुछ करना ही नहीं था आपको, बहुत आसान था। नेक्स्ट, आप जानो, देखो अगर आप बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की बात करो तो वहां पे नॉर्मल का कंपोनेंट उसको गिरने से रोकेगा, तो नॉर्मल का कंपोनेंट गिरने से रोकेगा तो आ जाएगा आपका वी आर जी टैन थीटा, और फ्रिक्शन जब उसको गिरने से रोकेगा तो वो हो जाएगा म्यू आर जी। इतना याद रखना है। डेथवेल का प्रॉब्लम सॉल्व ही कर लिया। ये दोनों याद रखोगे, हर एक सवाल डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से होगा। जैसे अ कार ऑफ मास एम moving on the level circular track of radius r, mu s represents the static friction between the road and the tire of the car, then maximum speed of the car in a circular motion is mu rg, mu rg। ये वेलोसिटी आएगा। अच्छा, कभी तुमसे ओमेगा पूछ ले, अगर तुमसे ओमेगा पूछ ले तो v बराबर आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा v बाई आर। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाई आर। तो यहां से ओमेगा आप निकाल लोगे v बाई आर से। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या बेटा? अब इनके डेरिवेशन पे हम नहीं जाते भाई, पूरा 11 खत्म करना है। तो इन दोनों सेक्शन से आप रिलेट करके जाते हैं भाई, पूरा 11 खत्म करना है। तो इन दोनों सेक्शन